नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ का पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज कंप्लीट पापा वीडियो आपके सामने है। ये इसमें हमने क्या किया है, आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पिछले वर्षों के जितने क्वेश्चन आज भी जरूरी है सिर्फ वही वाले लिए हैं आपके लिए। ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चन हटा दिए गए क्योंकि आरओ का अब नया डायनामिक पैटर्न चल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप नए डायनामिक पैटर्न के हिसाब से, नए डायनामिक ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे तभी आप ये वाला आरओ का एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी हो। तो ये पीवाईक्यू पापा वीडियो भी हम जो टॉपिक वाइज आपको दे रहे हैं सिर्फ उतना दे रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले वर्षों के क्वेश्चन अभी जरूरी हैं। और ये बिल्कुल अभी तक का अपडेट हमने कर लिया है। इसमें लेटेस्ट जो पेपर हुआ है यूपीपीसीएस 2024 का प्री के भी वो वाले क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं जो आरओ के लिए जरूरी हैं। तो ये अभी तक का सारे पेपर कवर करता है। यूपीपीएससी के पिछले लास्ट 2.5-3 सालों के भी पेपर हैं इसमें, जहां से जीएस के क्वेश्चंस रिपीट होने की आशंका बनी रहती है। कंप्लीट आरओ का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पापा वीडियो है ये, इसको देखें आप। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मार्केट में जितनी भी जो मैगजीन आ रही हैं, बुक आ रही है, सब बेकार है। 1600 पेज 1500 पेज टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं, उससे उतना आना नहीं है। उससे बेटर है सिर्फ ये वाला वीडियो देखो। आरओ एग्जाम के लिए जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, जितना पिछले वर्षों का सवाल जो जितना जरूरी है, वो सब इसमें एक ही जगह दे दिया गया है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पीवाईक्यू पापा वीडियो देख डालो। आरओ के लिए कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू पापा यहां पे इसमें हो गया, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि अभी भी अगर आपने जो है बहुत ज्यादा तेजी से तैयारी नहीं चालू करी, एग्जाम नजदीक आने वाला है, अभी भी जितने दिन बचे हुए हैं, 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप आराम से आरओ के एग्जाम में कट ऑफ निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी। 3 चीजें क्या करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ाई करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से, आरओ वाली, इन दोनों से प्रैक्टिस करनी है। तो जितने दिन बचे हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ के और एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके अभी भी आप आराम से आरओ के एग्जाम में कट ऑफ हर हाल में निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। और ये अभी से नहीं, अभी आप देखिए आरओ 2021 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, और जब पैटर्न चेंज हुआ था तो हम आरओ 2021 के एग्जाम की उस साल पहले ही पूरी तैयारी उसी पैटर्न पे करा चुके थे। आरओ 2023 का जो पेपर हुआ, जो लीक हो गया, उसमें भी पेपर भले लीक हुआ हो लेकिन क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे बनाए गए थे नए डायनेमिक पैटर्न पे, और उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे, और उसकी भी तैयारी हम पहले ही करा चुके थे 1 साल से। अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री आप देख लीजिए, यूपीपीएससी की कोई कोचिंग से एक क्वेश्चन तक नहीं आया, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतना टफ पेपर आया था अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री का, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 120 क्वेश्चन आए 150 में से, जो कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आपको आने वाला जो आरओ का एग्जाम निकालना है गुरु, तो ये वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू का पापा बिल्कुल चबा के जाना, बस इतना ही जरूरी है पीवाईक्यू। इसके अलावा बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब रद्दी है। ये टॉपिक वाइज पापा वीडियो कंप्लीट आप जो है जरूर देखें, सारे क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करें और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में आप कमेंट करके बताइए। बाकी हमारे आरओ का प्री का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मेंस का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी नए डायनेमिक पैटर्न वाली सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिल सकती है आपको, और कोई बना ही नहीं पाता है। ठीक है, आरओ का जो नया डायनेमिक पैटर्न है, इसकी टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ही आप जो है जरूर लगा के जाइएगा। एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही करीबन 50% से ज्यादा आपको सवाल तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएंगे। इनको जरूर से जरूर लगा के जाएं। कोई भी कोर्स वगैरह जो है इंफॉर्मेशन लेनी, 3 नंबर है हमारे 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ यही 3 नंबर है हमारे। इन्हीं के थ्रू अगर आप जो है इंफॉर्मेशन लेके, इनको डिटेल्स भेज के, और इनके थ्रू अगर आप जो है आरओ के हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हमारा कंटेंट मार्केट में, किसी बुक शॉप में, किसी स्टेशनरी में नहीं मिलता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू ही ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेटेस्ट, रिवाइज्ड और अपडेटेड, नए डायनेमिक पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिर्फ इन 3 नंबरों के थ्रू ही मिल सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस 2025 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के जो है ग्रुप चल रहे हैं, प्रीलिम्स के और प्लस मेंस के। 2024 का भी मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। चलो पीवाईक्यू पापड़ वीडियो देखो।
आरओ के प्री और मेंस के जीएस के एग्जामिनेशन के लिए हम विविध के यानी मिसलेनियस के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2024 में जो कैंसल्ड पेपर हुआ था 2024 फेब में, उसको देखेंगे। 2024 का अपर प्रीलिम्स जो हुआ था उससे मिसलेनियस से जो जो फैक्ट आए थे उसको देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बोर्ड और उनके हेडक्वार्टर के बारे में दिया है। स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर कोची में है, ये सही है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। देन रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कोट्टयम में है, केरल में। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कर्नाटक में है, बेंगलोर में। ठीक है, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और क्या सही सुमेल इसका है वो भी बता दिया हमने। अभी कथन 5 आइज के बारे में, 5 आइज के बारे में करंट और स्टैटिक को मिला करके पूछा था। 5 आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी ये लोग खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। 5 देश इसमें शामिल हैं, यूके और यूएस भी उसमें शामिल है। ये बात सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये इवॉल्व हुआ था और ब्रूसा एग्रीमेंट इसके लिए साइन किया गया था। फिर बाद में कुछ अन्य कंट्रीज इससे जुड़े, जैसे ब्रिटेन, यूएस, फिर कह सकते हैं यूके, यूएस इसमें जुड़े। यूके और यूएस के अलावा 5 आइज में शामिल है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों और खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। स्टोन घोस्ट सॉफ्टवेयर जो है चर्चा में आया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर इसमें हो गया था डी। इस पेपर की आंसर की नहीं आई थी, लेकिन निश्चित तौर पर इसका आंसर डी ही माना गया होता अगर आंसर की आती, और डी यहाँ पे सही है। अब इसमें कोयला आधारित बिजली संयंत्र किस कह सकते हैं राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो खरगोन ये पड़ता है, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। कोरबा ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कुडगी ये पड़ता है कर्नाटक में। और कहलगांव बिहार में। ये सारे संयंत्र हमारी लिस्टिंग में मौजूद थे। ए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे प्रश्न है, महत्वपूर्ण दिवस और किस दिनांक को मनाया जाता है? दिवस और दिनांक से मिलाना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च में होता है 3 तारीख को। फिर वर्ल्ड ओजोन डे तो बहुत बार यूपीपीसीएस अपने एग्जाम में पूछता रहता है, 16 सितंबर को। ये तो रटा होना चाहिए आपको। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। इनकी थीम भी आ सकती है आगे एग्जाम में। तो जो लेटेस्ट दिवस हैं 2025 में मनाए गए हैं, इनके बारे में देखिएगा। 2024 के भी कुछ दिवस, जैसे ओजोन डे की थीम देखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी आया नहीं है, लेकिन लास्ट वाले की थीम जरूर देख लीजिएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में क्या सही है? ये पुराना मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM के नाम से जाना जाता था। 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं MOM के बारे में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। बोथ 1 और 2 करेक्ट, डी। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 सही सुमेलित करना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्तरिया और कथक, ये जो नृत्य हैं किस स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं उससे संबंध में क्वेश्चन आया है। भरतनाट्यम ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। ठीक है। और कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। और जो है सत्तरिया ये होता है असम में। और कथक होता है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे ए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। आगे प्रश्न है, तेल शोधनशाला और राज्य, ऑयल रिफाइनरी किस स्टेट में कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी? जैसे बरौनी ये मिलेगी बिहार में, बरौनी बिहार में। बोंगाईगांव आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बोंगाईगांव असम में, असम में। अब बीना रिफाइनरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और कोयाली गुजरात में देखने को मिलेगी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। 7 का आंसर हो जाएगा ए। आगे प्रश्न, चंद्रयान 3 के मिशन लैंडिंग के बारे में से पूछा। लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन, जिसमें MgAI, Mg एल्युमिनियम जो है, SI पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? बहुत डीप लेवल ही सवाल आया था। चंद्रयान काफ़ी चर्चा में रहा था। 2024 में चंद्रयान से संबंधित 2 सवाल आए थे आरओ कैंसिल्ड पेपर में। इसका आंसर हमसे पूछा है APXS लैंडर से जो है इसके तत्व खोजे गए थे। अभी इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा आगे के लिए, लेकिन जो भी मिशन वगैरह आते हैं उसके संबंध में डिटेल वगैरह आपको देखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्सव और किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में वह उत्सव मनाया जाता है, इसको देखना है हमको। जैसे हॉर्नबिल महोत्सव ये हर साल होता है नागालैंड में। ठीक है। संगाई महोत्सव ये होता है मणिपुर में। राजहंस पर्व ये होता है आंध्र प्रदेश में। और हेमिस पर्व ये हेमिस कहाँ पे? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। तो ये गेस करना आसान था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आंसर हो जाएगा इसमें डी सही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद ये जो लिस्ट है ये करंट अफेयर संबंधित था। ये बुक्स एंड ऑथर से मिलाने के लिए आया था। कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ थे? तो बुक्स एंड ऑथर पर्सन न्यूज़ का मिला करके क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था।
जैसे जया वर्मा सिन्हा, अब ये नहीं है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्षा ये चुनी गई थी, तो ये चर्चा में रही थी। 1 3 यहाँ पर अगर आपको पता होता, 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर गए होते आप। श्रेथा थाविसन, ये थाईलैंड के पीएम ये बने थे, ठीक है, उस समय, तो ये पूछा गया था। टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, ये किताब लिखी गई थी मनोज नाथ के द्वारा, पूर्व IAS ऑफिसर के द्वारा। मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ये थे। ये 4 घटनाक्रम है। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज, रानीगंज से पहला कोयला निकाला गया था कॉलोनियल पीरियड में 1774 में, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस का फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन किया गया था 1971, 72 में, फिर 73 में किया गया था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ NCDC यानी कि नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 1956 में। तो इसको अब क्रम से आप लगा देंगे, क्या आपका सही क्रम बनेगा इसमें? आंसर इसमें बन जाएगा C, पहले 1 हुआ, ठीक है, यानी फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल फ्रॉम रानीगंज, फिर NCDC की स्थापना, फिर जो है नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, और फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। आंसर इसमें हो जाएगा C। उसके बाद ये चित्रकला है, और चित्रकला कौन से राज्य में फेमस है ये हमको मिलाना था। मधुबनी पेंटिंग्स तो बिहार की है, या सभी को पता होता है, ये चारों ऑप्शन में है, एक 4, तो ये एलिमिनेट भी नहीं हो सकता है, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। लेपाक्षी पेंटिंग जो है आंध्र की है, और पट्टचित्र जो है ये ओडिशा का है, और वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है। तो D का 2, A का 4 अगर आपको पता होता तो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर ले जाते, सही आंसर तक पहुँच जाते। C हमारा सही आंसर है। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मिसलेनियस का। झुमिंग ये कहाँ चलती है? साउथ ईस्ट एशिया में नहीं चलती है। लदांग ये श्रीलंका में नहीं चलती है। केवल सही सुमेलित यहाँ पर मिल्पा, यानी ओनली 2 यहाँ पर सही सुमेलित है। C यहाँ पे सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका मिश्रा आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें RO ARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थित है, ठीक है। एंड लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा, और पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर फॉस्फेट रिजर्व पाया जाता है, और जो फॉस्फेट है वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और CIP की जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी, तो इसका ईयर आपको याद रखना चाहिए। और इसका ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो मेन एम है वो पॉवर्टी को कम करना, यानी गरीबी को कम करना, और फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना इसका एम है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी योजनाएं स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास से संबंधित हैं? तो कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, यहाँ पर रेजोल्यूशन लिख गया है गलती से, इसको आप संकल्प कर लें, ठीक है। और ये तीनों ही योजनाएं जो है वो स्किल इंडिया मिशन का पार्ट है। और स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2015 में, ठीक है। और ये जो स्ट्राइड है ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो ये स्किल इंडिया का पार्ट नहीं, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है C, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश करता है, यानी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन वॉच बेस्ड है बॉन एंड बर्लिन में, और ये बॉन एंड बर्लिन लोकेटेड है जर्मनी में, ठीक है। नाम से भी पता चल पा रहा है ये जर्मन वॉच जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी, यानी कि नैरोबी केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC, USA में है। तो ये कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बुक फॉर्मर RBI गवर्नर विमल जालान के द्वारा पब्लिश की गई थी? तो कौन सी बुक पब्लिश की गई थी? द इंडियन स्टोरी।
ये जो बुक है वो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा बिमल जालान की कुछ और बुक्स हैं, इंडिया देन एंड नाउ, ये एक बुक हो गई आपकी, और एक और बुक है जिसका नाम है इंडिया अहेड, ठीक है। ये बुक भी बिमल जालान जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ईयर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था? तो आपदा प्रबंधन नियम कब पारित हुआ था? वैसे ये पास हुआ था 2005 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 2006 में, है ना। तो फोर्स में कब आया, एनफोर्स कब हुआ, और आपको पास कब हुआ, ये ईयर याद रखने चाहिए। ये एक्ट कहता है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये जो नोडल एजेंसी इसकी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस में आपको सीजन्स दे रखे हैं, इसको आपको इंडियन कैलेंडर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, यानी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला इसमें हो जाएगा स्प्रिंग, सेकंड हो जाएगा समर, थर्ड हो जाएगा रेनी सीजन जिसको हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं, और फोर्थ हो जाएगा आपका ऑटम। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा बी। अच्छा, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 6 सीजन्स होते हैं, तो 4 तो ये दे रखे हैं, ठीक है। इसमें जो 5th है वो है प्री विंटर, जिसको हम हेमंत ऋतु भी कहते हैं, और 6th है आपका विंटर, जिसको हम शीत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट यानी जिबूती आचार संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पायरेट्स, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह। जिबूती एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी लोकेशन कहाँ है? देखिए, अगर मैं अफ्रीका का रफ मैप बनाऊं तो ईस्टर्न साइड पे एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और इसमें 4 कंट्री आती है मेनली, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो जिबूती की कैपिटल क्या है? जिबूती सिटी। तो ये भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चर्चित उपन्यास जीनी जीनी बिनी चदरिया के लेखक हैं? तो कौन है इस नॉवेल के लेखक? तो इसका सही आंसर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह बालापुर विलेज से बिलोंग करते हैं, और ये जो बालापुर विलेज है वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो बुक है वो, ये जो नॉवेल है वो उर्दू और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके पब्लिश की गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेयर करेक्टली मैच है? तो देखिए, शुगर बीट से मिलता है हमें शुगर, ठीक है। हनी में होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कॉटन, सेल्यूलोज, और मिल्क में होता है लैक्टोज। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन सही से मैच करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। और एक टर्म होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस वो होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो मिल्क डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उनमें लैक्टोज के जो ब्रेकडाउन होने की टेंडेंसी कम होती है, उनकी बॉडी में लैक्टोज ठीक से ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस प्लेस पर इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी जो है वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। और ये जो इनिशिएटिव है वो यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में। यूएन हैबिटेट सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में इस्तांबुल में, ठीक है। तो वहां पे ये इनिशिएट किया गया था कॉन्सेप्ट अर्बन ऑब्जर्वेटरीज का। तो इस्तांबुल कहाँ पे? इस्तांबुल है टर्की में, ठीक है। और टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आपका एक तरफ लिस्ट में फ्रूट्स दे रखे हैं,
दूसरी तरफ उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दे रखे हैं और आपको इनको मैच करना है। तो देखिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूपी, लीची का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार, कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केरला और एप्पल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर है सी। ओके, अच्छा अगर हम ओवरऑल फ्रूट्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टेट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो सेकेंड नंबर पर कौन सा स्टेट है फ्रूट प्रोडक्शन में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यूपी और किस में फर्स्ट नंबर पर है? यूपी जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है ना। और यूपी जो है वो फर्स्ट नंबर पर आपका मिल्क प्रोडक्शन में है। ओके, तो इस तरीके से यूपी इन दोनों चीज़ों में भी फर्स्ट नंबर पर है प्रोडक्शन में। तो सेकेंड नंबर पर कौन सा स्टेट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, वो आप मुझे बताएंगे। और सेकेंड नंबर पर कौन सा स्टेट मिल्क प्रोडक्शन में है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन ब्रेंट इंडेक्स से रिलेटेड है? ब्रेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन है ब्रेंट इंडेक्स से रिलेटेड? तो इसका सही आंसर है क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमत। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये एक अनरिफाइंड ऑयल होता है, रॉ अनरिफाइंड लिक्विड होता है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जब रिफाइनरी में जाता है तब जाके वो रिफाइन होकर पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, है ना, कैरोसिन, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट हमें पेट्रोलियम से रिफाइनिंग के बाद मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, वैसलीन, ये सारे ही प्रोडक्ट आपके रिफाइनिंग के बाद मिलते हैं। और पेट्रोलियम को कहते हैं हम ब्लैक गोल्ड। इंपॉर्टेंट होता है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहलाता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से एक तरफ लैंग्वेज दे रखी, दूसरी तरफ उन कंट्रीज दे रखी, और क्या पूछा है इसमें? बोला है नॉट करेक्टली मैच्ड है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए डेनिश जो है वो डेनमार्क की लैंग्वेज है, ये तो सही है। डच जो है वो नीदरलैंड की लैंग्वेज है, ये भी सही है। मैंडेरिन जो है वो चाइना की लैंग्वेज है, ये भी सही है। बहासा थाईलैंड की लैंग्वेज नहीं है, तो ये गलत है, मतलब मैच सही नहीं है। तो नॉट पूछा है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। तो कौन सी लैंग्वेज है थाईलैंड की? सेंट्रल थाई, या फिर बोल सकते हैं सियामीज। तो ये थाईलैंड की लैंग्वेज है। ओके, सियामीज। अच्छा अगर हम कैपिटल की बात करें, इनकी कैपिटल कौन कौन सी है? तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है, और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, दा विंसी प्लस और वेरिटास, ये दो न्यू मिशन है जो कि नासा ने अनाउंस किए हैं। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वीनस से, ठीक है, शुक्र से। अच्छा इंडिया ने भी ऐसा कोई मिशन लॉन्च करने का सोचा है क्या? हाँ, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसको शुक्रयान भी कहते हैं। और इसका जो लॉन्च करने का कब सोचा है? तो मार्च 2028 में, ठीक है, मार्च 2028 में लॉन्च करने का शेड्यूल किया गया है। इसमें क्या करेंगे? इसमें वीनस की सरफेस की स्टडी करेंगे, है ना, और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से इंडिया ने ये मिशन लॉन्च करने का सोचा है मार्च 2028 में, ठीक। और इसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 1236 करोड़, यानी कि 1236 करोड़ जो है वो कॉस्ट है इसका, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन का, यानी शुक्रयान का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी दो सिटी के बीच मिताली एक्सप्रेस रन करती है? तो कौन सी दो सिटी के बीच में करती है? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, और न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो इन दो शहरों के बीच में चलती है। अच्छा ये पैसेंजर ट्रेन है, तो इसके पहले दो ऐसे प्रोजेक्ट थे ये इसी एक्सप्रेस ट्रेन के। आपका एक था प्रोजेक्ट मैत्री, और एक है प्रोजेक्ट बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस। सेकंड है बंधन एक्सप्रेस, और थर्ड है ये आपका मिताली एक्सप्रेस। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ट्रेडिशनल फोक ड्रामा पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो किस स्टेट से संबंधित है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें तो उसका फोक ड्रामा है भवई, और उत्तर प्रदेश में मोस्ट प्रोमिनेंट है आपका रामलीला, ठीक है, एग्जाम्पल है। और असम में देखें तो ओजापल्ली और कामरूपिया और धुलिया, ठीक है, ये असम के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से कुछ फोक ड्रामाज हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें एनर्जीज दे रखी है और उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो देखिए, कॉमर्शियल एनर्जी ऑयल एंड गैस कॉमर्शियल एनर्जी है, हाँ है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। गैस हो गया सीएनजी वगैरह, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इनका भी यूज़ करते हैं कॉमर्शियली। और कॉमर्शियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये भी कॉमर्शियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग, है ना, तो जैसे जानवरों का गोबर है वो हम नॉन कमर्शियल एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल और हो गया फायरवुड, ठीक है, लकड़ियाँ जंगल से काटी और उनका यूज़ कर लिया, तो ये कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर रहे, तो ये नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज हैं। अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो वो सोलर एनर्जी है, सही है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो अभी कुछ ही समय से क्लाइमेट चेंज इशू के एस्केलेट होने की वजह से इन सारी एनर्जीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यू हो सकते हैं, यानी कि जो रिप्लेनिश हो सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये यानी कि इनएग्जॉस्टिबल है, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और उसी जगह पे हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है आपका फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में एग्जाम्पल है आपके कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिटेड है, इसीलिए कहा जाता है इनका सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन भी यूज़ कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें, है ना, इसीलिए सस्टेनेबल यूज़ करने की बात की जाती है। तो इस हिसाब से तीनों सही है। इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। टाइडल पावर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है, इसमें कुछ इवेंट्स दे रखी है, प्लान्स दे रखी है और उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसकी ईयर्स हमें पता होनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। ये पहला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये 24 नवंबर 1957 में आया था और फाइनली यही बाद में जाना जाता है पंचायती राज के नाम से, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से, पंचायती राज। और लॉन्च ऑफ की विलेज स्कीम, इसका लॉन्च हुआ था 1950 में, ओके। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 1993 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो गया सी, ओके। इनमें से किसने सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिलीज किया? तो बताइए, पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रिलीज किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यूएनडीपी और कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करता है? तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब रिलीज हुआ? 1990 में, ठीक है। और कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक। और कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है यूएनडीपी? यूएनडीपी इंडेक्स रिलीज करता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी के द्वारा ही रिलीज होता है। तो इस तरीके से कुछ इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है। अगर हम बात करें भाई वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और एक रिपोर्ट रिलीज करता है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये ऐसे कुछ इंडेक्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू देम इन द सेम वे। यानी कि मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के बीच में एक संबंध है और निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर होगा कोचीन। क्यों होगा? क्योंकि बाकी की जितनी भी सिटीज हैं वो सारी कोस्टल सिटीज हैं, है ना, तो कोचीन भी कोस्टल सिटीज है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है कोचीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यूपी का पार्ट है प्रयागराज, यानी प्रयागराज यूपी का पार्ट है, यूपी इंडिया का पार्ट है, इंडिया वर्ल्ड का पार्ट है, और वर्ल्ड यूनिवर्स का पार्ट है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें अमृत स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताने की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट पे बता रहे हैं कि 400 सिटीज को मिशन में इंक्लूड किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 400 नहीं बल्कि 500 सिटीज को इंक्लूड किया गया है, ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 60% ऑफ कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। हाँ, ये बात सही है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस हिसाब से सही हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। ये मिशन लॉन्च कब हुआ था? जून 2015 में। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो पहला स्टेट था राजस्थान, जिसने अपनी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान रिपोर्ट सबमिट की थी। तो पहला स्टेट जो अपनी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान सबमिट करने वाला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखी जा सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ पिंक गैंग मूवमेंट? पिंक गैंग मूवमेंट के यानी गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है संपत पाल देवी। ये एक लेडी है। ठीक है, इन्होंने ये पिंक गैंग मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये मूवमेंट जो है वो विमेन की मूवमेंट है, जो स्टार्ट हुई थी 2006 में। ठीक है, इसमें विमेन जो है वो ब्राइट पिंक कलर की साड़ी वेयर करती है और बैम्बू स्टिक होल्ड करती हैं। ये जो मूवमेंट है वो बैटल है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, ठीक है, घरेलू हिंसा, और डाउरी यानी कि दहेज प्रथा, और फीमेल इलिटरेसी, फीमेल की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते ना, फीमेल इलिटरेसी, उसके अगेंस्ट है। और भी कुछ फीमेल के जो भी डे टू डे इश्यूज है उससे रिलेटेड ये मूवमेंट है। और इसमें कौन सी एज ग्रुप की वीमेन जो है वो इंक्लूड हो सकती है? 18 से 60 ईयर के बीच तक की वीमेन, है ना, 18 से 60 ईयर इनकी एज ग्रुप है। ठीक है, इस मूवमेंट के में वीमेन को इंक्लूड होने की एज ग्रुप है 18 to 60 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत? पहला है राजा तिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरे स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि जो इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन हिंदू कास्ट जनरली एंजॉय अ हाई पोजीशन। तो जो भी लोग हिंदू कास्ट को बिलोंग करते थे उनको हाई पोजीशन मिलती थी, यानी कि उनको उच्च स्थान प्राप्त था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये नवाब आसिफुद्दौला नवाब शुजाउद्दौला के बेटे हैं, वही शुजाउद्दौला जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था शाह आलम II और मीर कासिम के साथ, और तीनों ही पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ रही थी और वो हार गई थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है,
और आसफुद्दौला के जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर को लेके, यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, रूमी दरवाज़ा, वो सब इन्हीं के टाइम में बनाया गया है, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन है इन स्ट्रक्चर के लिए, रूमी दरवाज़ा। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके टाइम पे बनवाए गए थे। तो ये कुछ फेमस स्ट्रक्चर्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है? तो ये है फुर्सतगंज में। और फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, यूपी में एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चल रही है, तो उसमें अमेठी जो है वो कौन से प्रोडक्ट के लिए फेमस है, आप बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए मुझे कि अमेठी किस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अमेठी किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ लिस्ट में मिशन दिए हुए, दूसरी तरफ लिस्ट में ईयर ऑफ लॉन्च दिया हुआ, उनके शुरू होने के ईयर दे रखे हैं। तो नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 2009 ये सही मैच है। वाटर मिशन 2011, हिमालयन इकोसिस्टम 2014 और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2008। तो ये चारों ही ऑप्शन ये करेक्टली मैच है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाता है बी। अच्छा, ये जितने भी मिशंस दे रखे हैं ये किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये 2008 में लॉन्च किया था और इसके अंदर 8 नेशनल मिशन रखे गए थे, जिसमें से 4 तो आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी के 4 मैं बता देती हूँ। 5th है नेशनल सोलर मिशन, 6th है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, 7th है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और 8th है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से 4 और मिशन हो गए और ये 4 आपके सामने लिखे। तो ये नेशनल एक्शन प्लान और ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहले सेशन में बोल रहे हैं फीमेल्स आर फाउंड टू बी मोर इन कंपैरिजन टू मेल्स इन सिटीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। फीमेल ज़्यादा पाई जाती है सिटीज़ में एज कम्पेयर टू मेल। रीज़न कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में एग्रीकल्चर वर्क इज़ डन विद इनोवेटिव टेक्निक्स इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ मैन इज़ मोर, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में कार्य नवीन तकनीकियों से किया जाता है, कृषि कार्य, जिसमें कि पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, पर कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी स्टेटमेंट की आपस में। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ठीक है, कि ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पाकिस्तान हैज़ मोर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश। ये स्टेटमेंट सही है कि ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी और रेशियल डाइवर्सिटी है बांग्लादेश की कंपैरिजन में। और रीज़न बता रहे हैं कि पंजाबी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाइल उर्दू इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल टू स्पीक। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस हिसाब से सेकेंड रीजन जो है वो गलत हो जाता है और असर्शन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन में सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग CCRT वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर्स 1979 फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। ये स्टेटमेंट आपका सही है। CCRT का एम जो है वो वॉज टू लिंक एजुकेशन विद द कल्चर, एजुकेशन को कल्चर के साथ जोड़ना, ये CCRT का एम है। ये भी नाम से भी पता चल रहा है ना। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में।
मेघालय में 3 आपकी हिल्स है, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। हम ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं, ठीक है। इन हिल के नाम पे ही यहाँ पे 3 ट्राइब रहती हैं, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब और जयंतिया ट्राइब। तो ये जो वांगला फेस्टिवल है ये मेनली गारो ट्राइब मनाती है, ठीक है, गारो ट्राइब। तो अगर आपको हिल्स भी अरेंज करने के लिए दे दिए जाए ना तो ये इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा, गारो, खासी एंड जयंतिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल? तो मिजोरम में मनाया जाता है चापचर कुट। चापचर कुट ये क्यों मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कि जब जूम कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है ना, तो उसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है याओसेंग, याओसेंग मणिपुर में, ठीक है। इसको हम स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, मणिपुर का स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। और दूसरा नाम दे तो, अगर इसको दूसरा नाम दे तो इसको कहते हैं होली ऑफ मणिपुर, ठीक है, होली ऑफ मणिपुर। तो इस तरीके से ये मणिपुर का फेस्टिवल हो गया। वांगला जो है वो मेघालय का हो गया। और त्रिपुरा का कौन सा फेस्टिवल है? खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा का हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफाइड सीड्स के बैग्स पर कौन से कलर का टैग यूज किया जाता है? प्रमाणित बीज के थैलों पर कौन से कलर का टैग यूज किया जाता है? तो ब्लू कलर का टैग यूज किया जाता है। बाकी के कलर्स भी देख लेते हैं। पर्पल कलर जो है वो रजिस्टर्ड सीड्स के बैग्स पर यूज किया जाता है। वाइट कलर जो है वो फाउंडेशन सीड्स के बैग पर यूज किया जाता है। और गोल्डन येलो जो है वो ब्रीडर सीड्स के बैग्स पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के टैग यूज किए जाते हैं अलग अलग सीड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार सृजन। क्योंकि जब एक बिजनेस स्टैब्लिश होता है तो लोगों को कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को काम मिलता है, जॉब मिलती है और नेशन की इकॉनमी बूस्ट होती है। इंसान की इंडिविजुअल इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होती है जब उसको जॉब मिलती है, और साथ में नेशन की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। तो इस तरीके से बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, यानी कि 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। ये एक्चुअली में बांग्लादेश का इनिशिएटिव था, ठीक है, बांग्लादेश ने इसे इनिशिएट किया था। इसका रीज़न ये था कि 21 जनवरी 1952 को 4 स्टूडेंट्स की हत्या कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था जब वो कैंपेन कर रहे थे बंगाली, जो कि उनकी मदर लैंग्वेज थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्लादेश में डिक्लेयर करने के लिए वो कैंपेन कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में उनको मार दिया गया था। तो इस दिन को इसी वजह से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम 20 मार्च की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इस दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। और 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चैत्र, ठीक है। नेशनल कैलेंडर जो है वो शाक एरा के बेस पे है, ठीक है, शाक एरा, जिसमें कि चैत्र जो है वो पहला महीना होता है। और ये अडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 में, अडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च 1957। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती पूजा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन से स्टेट में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो केरला में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो केरल में मनाया जाता है, यानी केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विथ रेफरेंस टू इंडियन कल्चर पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि आईटी रुड़की की टीम ने इस पोर्टल को बनाया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि आईटी रुड़की ने आईटी बॉम्बे की टीम ने बनाया था इसे, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि पहला ऐसा ऑफिशियल पोर्टल है, पहला ऐसा अधिकृत पोर्टल है जहाँ पर नॉलेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आर मेड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी ओनली। ओके, नेक्स्ट है महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये एवरी 12th ईयर में। और ये कहाँ कहाँ होता है, ये प्रयागराज में होता है, ये हरिद्वार में और नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो ये 4 लोकेशन है। और ये आपकी महाकुंभ मेला जो है वो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल साइट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया इसको, ठीक है। तो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिस्ट में एक तरफ न्यूज़पेपर दिए, दूसरी तरफ पब्लिशर दिए उनके, और इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए बंगाली जो न्यूज़पेपर है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, बंगवासी जो है वो जोगेंद्रनाथ बोस का है, यानी कि इसके पब्लिशर हैं। वंदे मातरम अरविंद घोष और अमृता बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ठीक है। और इनके साथ शिशिर कुमार घोष भी जुड़े हुए हैं, शिशिर कुमार घोष, ठीक। और ये अमृता बाजार पत्रिका वही पत्रिका है जब 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, तो उसी रातों रात ये बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी, है ना, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, एक तरफ बुक्स हैं, दूसरी तरफ उनके ऑथर के नाम, तो आपको मैच करना है। अष्टाध्यायी जो है वो आप पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त यास्क और वर्तिका कात्यायन। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले तो स्तूपा कहाँ है, सांची। ये हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे ना कनिष्क, उनका हेडलेस स्टैचू जो है वो मथुरा में है, ठीक है। दशावतार टेम्पल देवगढ़, और ये फिर लास्ट में हमारा बचा टाइगर पेंटिंग। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी। और ये जो टेम्पल है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल नागर स्टाइल के कहलाते हैं, ठीक है, नागर स्टाइल, और ये उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो कौन सी सिटी में सेटअप किया जा रहा है, ये है पटना, ओके। अच्छा, ये एक जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट में शेड्यूल 1 में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रखा गया है, ठीक है। तो देखिए IUCN एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि अलग अलग लेवल पे स्पीसीज़ के जो भी थ्रेट होते हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। कोई क्रिटिकली इंडेंजर है, कोई नियर एक्सटिंक्ट हो गया, वल्नरेबल है ना, इंडेंजर्ड है, उस हिसाब से स्पीसीज़ को रखा जाता है लिस्ट में। तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और ये शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में रखा गया है। और ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज टेस्ट डेब्यू। तो इसका सही आंसर है डी, सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो किसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण पर। तो देखिए, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाना। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं ह्यूमन को रिसोर्स, तो ह्यूमन को पहले तो हेल्थ प्रोवाइड की जाएगी, अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर और कोई काम तो हो नहीं सकता, तो हेल्थ, फिर उसको एजुकेशन देना और फिर उसको स्किल्स प्रोवाइड करना। ये 3 चीज़ें स्पेसिफिकली दी जाती हैं ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से एजुकेशन तो दी जाती है, ठीक है, मेडिकल केयर यानी हेल्थ, और ट्रेनिंग मतलब स्किल भी दी जाती है। इसमें कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाता है डी, इरिगेशन, है ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स तभी बनेगा जब उसको स्किल, एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड की जाएगी, और इस तरीके से वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया। ठीक है, इतना करने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट नहीं है, कंट्री के नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट नहीं है। तो देखिए, नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के वो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ न्यूज़पेपर्स दे रखे, दूसरी तरफ उनके पब्लिशर। तो इंदु प्रकाश, MG रानाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, ये रॉन्ग है, ये बॉम्बे क्रॉनिकल के से जुड़े हुए हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता इससे जुड़े हुए हैं, और ये फिरोज शाह मेहता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ईयरली सेशन होते थे उसमें 1890 में इन्होंने प्रेसाइड किया, यानी कि प्रेसिडेंट रहे हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर नॉट करेक्टली पूछा है, तो ये गलत हो जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर यही होगा सी, बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, और इंडिया मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। अब एक तरफ इसमें क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी है, और पूछा है करेक्टली मैच कौन से हैं, सुमेलित कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बागवानी अनुसंधान संस्थान ये है आपका लखनऊ में, है ना, तो यहाँ पे दे रखा है श्रीनगर, तो ये गलत हो जाता है, ये लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में, ये भी सही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये भी सही है, कानपुर में है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर, तो एक सेकेंड, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच होना चाहिए, तो यहाँ इसमें गलत कौन सा है, बी। ठीक है, तो बी है हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ईयर में भारतेंदु नाट्य अकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी। तो कब हुई थी इस्टेब्लिश, 1975 में, और ये एक्चुअली में किसके एफर्ट से इस्टेब्लिश हुई थी, राज बिसरिया जी के। ठीक है, और भारतेंदु नाट्य अकेडमी की जो लोकेशन है वो कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन भी पता होनी चाहिए। और पहले इसको भारतेंदु नाट्य केंद्र कहा जाता था, है ना, तो इस तरीके से इसका सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर इमदाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है इटावा। ठीक है, अच्छा, ये जो इमदाद खान थे वो एक्चुअली में बिलोंग करते थे आगरा से। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि इटावा में रहे हैं तो इसीलिए इन्होंने इस घराने का नाम क्या रखा, इटावा घराना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है सी।
हु अमंग द फॉलोइंग टॉट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू शंभू महाराज, इनमें से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो इसका सही आंसर होगा बी, रहीमुद्दीन खान ने। अच्छा, ये शंभू महाराज जो हैं वो गुरु हैं लखनऊ घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस कथक के, ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कथक के ये गुरु हैं। तो इनको शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसने सिखाया था? रहीमुद्दीन खान जी ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमवीर चक्र विनर? अच्छा, परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, ठीक है। और इसमें ये इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तब से ये दिए जाते हैं परमवीर चक्र अवार्ड्स, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है और इसमें एक सर्कुलर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज कुमार सिंह, ये परमवीर चक्र विनर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट में एक तरफ इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है और चूज मैच करना है। तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, नीरी, इसको शॉर्ट में नीरी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? नागपुर में। तो ये नागपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? मैसूर यानी कर्नाटका में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुंद्री, ये राजमुंद्री कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी। अच्छा, ये जो नीरी है इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका ईयर है 1958 में, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस था जिसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन सारी जो इश्यूज हैं उस पर फोकस करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक के लेखक हैं? कौन है ऑथर? तो इसके ऑथर हैं रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, विलायत खान जो है वो सितार से रिलेटेड है, यानी कि ये इनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सितार है। आला रखा तबला, ये भी सही है। हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, बांसुरी, ये भी सही है। अमजद अली खान पखावज, ये गलत है, ये सरोद वादक हैं, इनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सरोद है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो आंसर हो जाता है डी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाह खां, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिस्मिल्लाह खां किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फोक कल्चर? इनमें से कौन फोक कल्चर को एक्सप्लेन करता है, यानी कि लोक संस्कृति? एक्चुअली में फोक कल्चर क्या होता है? कल्चर सबसे पहले समझना चाहिए कि कल्चर क्या होता है। तो कल्चर मतलब वे ऑफ लिविंग, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका पहनावा, आपका जो बिलीफ है ना, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कल्चर का पार्ट है, ठीक है। वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड कल्चर। तो अगर हम फोक कल्चर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी विनिमय साध्य लेख अधिनियम कब प्रभावकारी हुआ था? देखिए क्या पूछ रहे हैं, इफेक्ट में कब आया था? तो इफेक्ट में आया था ये 1882 में, ठीक है। पास कब हुआ था? 1881 में। तो देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रभावकारी कब हुआ ये पूछा गया है, तो 1882 में। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों आया था? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स हैं, हम इकॉनमी में पढ़ते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आते हैं। और
चेक्स, ठीक है। तो इनके स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए ये एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कल्चरल लैग का पार्ट नहीं है? तो कल्चरल लैग का पार्ट कौन नहीं है, या कल्चरल लैग का फैक्टर कौन नहीं है? पॉलिटिक्स, ठीक है। देखिए बाकी सारी चीज़ें कल्चरल लैग का फैक्टर हैं, बट पॉलिटिक्स इज नॉट अ फैक्टर इन कल्चरल लैग। सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है राजनीति, ठीक है, बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी ऑफ 2004? तो 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा कौन सा जो कोस्ट है वो दुष्प्रभावित हुआ था? तो कौन सा कोस्ट हुआ था? इसका सही आंसर है कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा, हम देखते हैं ना कि जैसे कि हमारा अगर कोस्ट बात करें, अगर मैं रफ मैप बनाऊं तो इंडिया का ये जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, उसमें ये जो पूरा रीजन है, यहाँ से गुजरात से लेकर इधर वेस्ट बंगाल तक, ये सब कोस्टल पार्ट है इंडिया का, ठीक है। तो अगर ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया और ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो उसमें यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, यहाँ पे गोवा के पास कोंकण कोस्ट, ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट, और इधर ये है आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर, ये आपका है नदन सिरकार, ठीक है, नदन सिरकार। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तमिलनाडु के पास वाला, तमिलनाडु है ना ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव? तो इसका सही आंसर होगा मीरा कुमार। और मीरा कुमार आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया थी, ठीक है, पहली वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 and 4 ओनली, सैमसंग कॉर्पोरेशन एंड LG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेघालय का लोक नृत्य है, फोक डांस? तो मेघालय का लोक नृत्य है लाहो, यहाँ पे ये लाहो होगा, ठीक है, लाहो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको चिपिया डांस भी कहते हैं, लाहो को चिपिया डांस भी कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश का है, और बैम्बू डांस जो है वो मिजोरम का है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और फोक डांस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, ठीक है। अच्छा, लखनऊ में और कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट लोकेटेड है? तो लखनऊ में देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहीं पे है लखनऊ में। तो इस तरीके से लखनऊ के कुछ और हो गए। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे चित्रकूट में है। और सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्प एंड पेपर, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और कानपुर में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्सेस रिसर्च, ठीक है, पल्सेस रिसर्च, ठीक है। तो हमारा सही आंसर डी है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्किंग कैपिटल ऑफ फार्म का पार्ट नहीं है? यानी कि किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, किसी भी फार्म में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सीड्स, जिसमें कि पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फार्मर को। फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है।
और इरिगेशन, अगर रेनफॉल नहीं अवेलेबल है तो इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई जल पहुंचाया जाता है तभी प्लांट ग्रो कर पाता है। तो ये तीनों चीज़ें इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो यानी ये वर्किंग कैपिटल में हैं, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाता है डी, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन इनकम इन इंडिया? तो किसने लगाया था आमदनी पर कर? तो इसकी शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने, ठीक है, जेम्स विल्सन। अच्छा, चार्ल्स वुड, एक वुड डिस्पैच आया था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसका जो ईयर है वो है 1854। ये एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश इंडिया में, कैसे इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड पॉलिसी थी। तो ये वाला चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में। अच्छा, विलियम जोन्स हैं, इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही, कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, स्टैब्लिश की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक लखनऊ बॉय? किसने लिखी है लखनऊ बॉय? ये लिखी है विनोद मेहता ने, ठीक है। तो सी है ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट? यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है? तो किसने कर दिया है? कौन से टाइगर रिजर्व ने? बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका। तो अगर हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखें तो ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड, ठीक है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान, ठीक है। और पेरियार टाइगर रिजर्व ये है केरला में। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो ये आया था 1973 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीठीवर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किसके कोलैबोरेशन से, किसके सहयोग से मीठीवर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किसके सहयोग से किया जाएगा? ये यूएसए के सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज विजिटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन सितंबर 2014 विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? यानी कि पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए इनमें से कौन से देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड्स, ओके। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। स्पेन माद्रिद, डेनमार्क कोपेनहेगन, चाइना बीजिंग, ठीक है। तो कैपिटल आप इनकी ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उत्तर प्रदेश बाय इलेक्शंस वर हेल्ड इन सितंबर 2014? ये भी काफ़ी पुराना है। तो बाय इलेक्शन कितने असेंबलीज में हुए थे? 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी बुक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिनका निधन यानी कि जिनका जो देहांत है वो मार्च 2014 में हुआ था? तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, द गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस, ठीक है। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आज अगर हम बात करें तो यूपी में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन सी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी में, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? अमेठी, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये है झांसी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी लोकेशन है। तो ये आपकी राजीव गांधी वाली हो गई, अमेठी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश। कहाँ बनी थी सबसे पहली मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये बनी थी इलाहाबाद में, ठीक है। इसको कटरा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, कटरा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं? तो इनमें से कौन नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत भी रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, और राम नरेश यादव जी भी रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है सी, ठीक है। नॉट पूछा है ना, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर फोर्ट जो है वो लोकेटेड है? कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो कालिंजर फोर्ट जो है वो शेरशाह सूरी का लास्ट कैंपेन था, यानी कॉन्क्वेस्ट करने जो लास्ट कॉन्क्वेस्ट कालिंजर फोर्ट पे ही किया था। तो ये शेरशाह सूरी का लास्ट कैंपेन था, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेजर सेंटर्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री इन यूपी आर। कौन कौन से चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं यूपी में? तो इसका सही आंसर होगा आगरा एंड कानपुर। और कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को लेदर सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में मेरठ में क्या फेमस है? ये आप बता सकते हैं कमेंट करके, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में मेरठ किसके लिए फेमस है, ठीक है। और हाँ, इलाहाबाद भी, इलाहाबाद किसके लिए फेमस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में, ठीक है। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ इबोला वायरस हैज़ बीन टेकन। किसके नाम पर इबोला वायरस का नाम पड़ा था? तो इसका नाम एक रिवर के नाम पे पड़ा था, ठीक है। और उस रिवर का नाम है इबोला रिवर, ठीक है। इबोला रिवर के नाम पर ये वायरस का नाम इबोला वायरस पड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स आर गिवन टू। किन्हें दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, यानी श्रम पुरस्कार? प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी, टू द वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो भी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके वर्किंग एम्प्लॉयज़ को, और साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं उनको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको रॉन्ग पेयर बताना है। तो देखिए, पहला है कन्नौज में परफ्यूम और ऑयल्स, तो ये सही है, रॉन्ग पेयर बताना है ना। मिर्जापुर कारपेट के लिए फेमस है। अच्छा, कारपेट के लिए और कहाँ पे कारपेट फेमस है? भदोई, ठीक है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल्स, और ये डी गलत है। आगरा में नाइव्स नहीं है। नाइव्स और सीजर्स के लिए कौन फेमस है? मेरठ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा रॉन्ग पेयर पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसमें लिस्ट 1 में एक तरफ डांस दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्टेट्स के नाम दे रखे हैं और उसमें मैच करना है आपको। तो देखिए, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक यूपी, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अच्छा, कितनी क्लासिकल डांस हैं टोटल? 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन क्लासिकल डांस है उनकी टोटल नंबर कितनी है? 8। 4 नाम ये लिखे हुए हैं और 4 के नेम जो है वो आप मुझे कमेंट्स करिए प्लीज़, ठीक है। ये 4 के तो लिखे हुए हैं और आपको 4 के अलग से नाम बताने हैं, ओके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। एक्चुअली में आप इसे ड्राईलैंड की जगह एरिड जोन कर लीजिए, ठीक है, एरिड जोन। तो ये इसका सही आंसर है जोधपुर, ठीक है। और अगर ड्राईलैंड रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात करती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, है ना। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1990 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ STI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशन में किन्हें यूज नहीं किया जाता है, यानी मानव सूचकांक विकास सूचकांक की गणना में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है, अर्बनाइजेशन यूज़ नहीं होता क्योंकि लिटरेसी और एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो गया बी, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं SDI के, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी। तो 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फोकस ऑन ह्यूमन साइड ऑफ डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन ही है आपका, यहाँ पे भी वही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसने फोकस किया था? UNDP ने, ठीक है, 1990 में। इसमें 3 कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट द द्रुत डाक सेवा टू कम्पीट विद द कोरियर सर्विस। तो कोरियर सर्विस से कम्पीट करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ की? तो इसका सही आंसर है 1986 में। 1986 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकस्ट एंटर इंडिया। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती कहाँ से? तो ये प्रवेश करती है या एंटर करती है पाकिस्तान से, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंटर करती है पाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कालिदास की फेमस जो बुक या रचना है शकुंतला, उसे किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो इसे ट्रांसलेट किया था सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। और सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट किया था। अच्छा, कालिदास की और कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि कुमार संभव, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, है ना, और रघुवंश, है ना, रघुवंश, ये सारे ही कालिदास के फेमस वर्क हैं, तो ये याद रखे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में दे रखा है असर्शन में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द ब्यूरोक्रेसी इन जनरल। सूचना का अधिकार अधिनियम नौकरशाही में उत्तरदायित्व को की जिम्मेदारी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और सेकेंड रीज़न है कि इट हैज़ टू ट्रेवल फॉर माइल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। तो इसे वांछित प्रभाव, यानी अभी तक इसके जो डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी मीलों तक यात्रा करनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि ये 2005 में आया था। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। और हाँ, आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो गया ए, ठीक है। और ये कब आया था? 2005 में आया था। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज एस्टैब्लिश्ड इन। कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है?
तो ये है आपका कानपुर में, ठीक। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आपका कानपुर में, और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ठीक है। और कौन से आपके टॉक्सिकोलॉजी है ना, ये भी इंस्टीट्यूट है, और आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड COPD डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो COPD का फुल फॉर्म क्या है? तो COPD का यानी फुल फॉर्म है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डिजीज जो है वो लंग को इफेक्ट करती है। यहाँ पे लंग में जो एयर का मूवमेंट होते हैं, यानी कि एयर पैसेज होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लंग्स को इफेक्ट करती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अल्कोहल इन द वर्ल्ड। एक्चुअली मैं यहाँ पे अल्कोहल नहीं, यहाँ पे वाइन होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शंस दिए हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन इज इटली, ठीक है। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर अभी के हिसाब से चाइना है, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं, मेडिटेरेनियन सी के पास ये पड़ती हैं, और मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो विंटर रेनफॉल के लिए फेमस है ना। और इस हिसाब से वहाँ पे अच्छा खासा ग्रेप्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ जो है वो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के अंदर आती है, और इटली उनमें से एक है। तो यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन सबसे अच्छा ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक तरफ एरियाज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके आर्टिस्ट के नाम दे रखे हैं। तो ख्याल, इसमें वही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं आपके। तो ख्याल यानी ख्याल के लिए अगर हम देखें तो वो उसका जो ऑप्शन है सूरज खान। पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद, ठीक है। वीणा प्लेयर कौन है? वीणा प्लेइंग से रिलेटेड है सादिक अली खान, और वीनू मिश्रा तबला, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक तरफ लिस्ट में एरिया दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए पर्सन यानी व्यक्ति कौन से एरिया से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको मैच करना है। तो देखिए, रस खान जो है वो हिंदी लिटरेचर, सही है। ज्ञान चंद्र जैन उर्दू, ये भी सही है। सविता देवी म्यूजिक एंड डांस, ये भी सही है। सतीश चंद्र पेंटिंग, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर है आपका ए, क्योंकि सारे ही सुमेलित थे, करेक्टली मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ महारत्न एज ऑन February 2013। किसे महारत्न का दर्जन नहीं प्राप्त था February 2013 के हिसाब से, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सेल एक महारत्न कंपनी, भेल भी है, ONGC भी है, लेकिन जिस समय ये महारत्न कंपनी के बारे में पूछा ना February 2013 में, उस समय ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं थी। तो अब लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड को एज 13th महारत्न कंपनी के लिए महारत्न स्टेटस मिल गया है, ठीक है। और 14th कौन सी है? 14th है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस हिसाब से हमारी 14 कंपनीज जो है वो महारत्न कंपनीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया रेसिडेंट मिशन ऑफ द एशियन डेवलपमेंट लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है? तो ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, और मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की, ठीक है। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1966 में हुआ था। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 69, जो एशिया और पैसिफिक रीजन से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2012। ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम में इनको मिला था एलन जॉनसन शर्लीफ को, ठीक है। तो वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए एलन जॉनसन शर्लीफ को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द ईयर 2012। तो 2012 में जो राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था वो था इंडिया, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं आप
कि इंडिया का कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में और सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है। तो इंडिया का फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर राइस प्रोडक्शन में जो कौन सा स्टेट है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has recently been declared by United Nations as Malala Day in honor of child activist Malala Yousafzai? तो इसका सही आंसर होगा 12 जुलाई, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कुछ ये 12 जुलाई को मलाला यूसुफजाई के ऑनर में यूनाइटेड नेशन ने मलाला डे डिक्लेयर किया, ठीक है, और यही इनका बर्थडे भी था, इसी डेट पे इनका बर्थडे भी था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज द इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल प्रमोटर फ्रॉम जनवरी 1, 2013? ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है पेप्सिको, ठीक है, पेप्सिको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन दिसंबर 2012? देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें पुराने क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका शिंजो अबे, ठीक है। अच्छा, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है? शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, ठीक है। अच्छा, जापान के कुछ आइलैंड्स हैं, तो जापान जो है वो मल्टीपल आइलैंड से मिलकर बना है। तो जापान में कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। इस तरीके के 4 आइलैंड्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा। कौन कौन सा, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। होन्शु, होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोकू, शिकोकू। ये 4 आइलैंड हैं, नाम आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो आप इसके असेंडिंग ऑर्डर, यानी कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा आपका आइलैंड है, वो इनको अरेंज करके बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what changes have been announced by Government of India in January 2013 in इंदिरा आवास योजना? तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसको सही आपका आंसर चुनना है। तो देखिए, अमाउंट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इन प्लेन एरियाज, जो प्लेन एरियाज में हाउस कंस्ट्रक्शन की अमाउंट थी उसको इंक्रीज करके 70,000 कर दिया गया। ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अमाउंट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इन हिली एरियाज में हाउस कंस्ट्रक्शन का अमाउंट इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था? 75,000। और फॉर परचेज ऑफ लैंडलेस रेजिडेंशियल लैंड, उसके लिए कितना पैसा मिलेगा? 20,000। तो इस हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी। हाँ, ओके, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। What is the name of Chief Justice of Sri Lanka who was dismissed after his impeachment in January 2013? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। तो चीफ जस्टिस कौन थे जिनका इम्पीचमेंट किया गया था, यानी कि महाभियोग से जिनको बर्खास्त किया गया था? शिरानी भंडार नायके। ओके, आंसर बी। The following magazine has stopped publishing its print edition after December 2012. तो ये भी पुराना ही है। किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया? तो इसका जो सही आंसर है आपका न्यूज़ वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तब ओल्ड क्वेश्चन ही हैं। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन 2012? इसका आंसर है शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग ये तब भी थे, अभी भी है, तो करंटली भी अभी जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन इन्होंने ही होल्ड कर रखी है, शी जिनपिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी आफ्टर रिसीविंग द
अशोक चक्र। निम्नलिखित में से किससे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, मेजर जनरल साइरस डी पीठावाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी पुराना है, 2013 का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन द कैटेगरी अनाउंस्ड इन 2013? तो किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार? तो इसका सही आंसर है आर्गो। ठीक है, आर्गो को मिला था। नेक्स्ट है हमारा, Who among the following has won the Ballon d'Or award for the best football player of the year for the 4th consecutive time in 2012? ये भी पुराना है, तो इसका सही आंसर है लियोनल मेसी। मेसी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following years was declared by United Nations General Assembly as International Year of Rice? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कौन सा ईयर था? 2004, आंसर ए। ठीक है, अच्छा 2025 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया है? ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was the Prime Minister of India when India had to keep gold in foreign banks? तो जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक तरफ लिस्ट में हिस्टोरिक प्लेसेस दे रखी, दूसरी तरफ उनकी स्टेट्स, तो आपको मैच करना है। चलिए ट्राई कर सकते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका एंड मानस असम। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है बी। ठीक है, अच्छा ये जो भीमबेटका साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। कौन? भीमबेटका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका। ठीक है,